हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं प्रीलिम्स की, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट ले लो, आप जानते हो कि हर सब्जेक्ट का एक तो स्टैटिक पार्ट होता है, उसके साथ ही साथ एक करंट एस्पेक्ट रहता है। अक्सर स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कत आती है स्टैटिक और करंट के बीच में ना जो लिंकेज होता है उसको बनाने के अंदर। अब आप जानते हैं, जैसे अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो यहां पर स्टैटिक भी इंपॉर्टेंट है, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम करंट एस्पेक्ट से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन यूपीएससी हमसे पूछता है। और आप जानते हैं हमारी पीडब्ल्यू ओनली है, इसकी बहुत सारी बुकलेट्स आती हैं, जैसे उड़ान स्टैटिक की भी आती है, प्लस उड़ान 500 प्लस, जिसमें आपको करंट अफेयर्स देखने को मिल जाएंगे। तो यहां पर इस सेशंस के अंदर ना हम क्या करेंगे, हम उड़ान 500 प्लस को डिस्कस करेंगे, जिसके माध्यम से आपका करंट एस्पेक्ट तो कवर हो ही रहा है, प्लस एट द सेम टाइम मैं इंश्योर करूंगा कि इन करंट अफेयर्स के साथ जो भी आपकी बैकग्राउंड लिंकेज चाहिए होगी, जहां जहां पर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए होगी, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूं। तो जो स्टैटिक और करंट का जो ब्रिज होता है ना, वो आपको इन लेक्चर्स में देखने को मिल जाएगा। प्लस एट द सेम टाइम मैं इंश्योर करूंगा कि जहां जहां पर यूपीएससी ने इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, उनको भी मैं साथ में इंटीग्रेट करूं, ताकि आपको ना इकोनॉमी की बहुत अच्छी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। तो कोशिश कीजिएगा इन लेक्चर्स को बहुत ध्यान से देखने की, बिल्कुल अंत तक देखिएगा, ताकि आपको जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी मिले, करंट एस्पेक्ट भी कवर हो एंड अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो जाए। दोस्तों, आप सभी जानते हो मुझे एक कोट बहुत पसंद है, बेसिकली मेरी ही है, इकोनॉमी इज टेक्निकल बट नॉट टफ। तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि इन लेक्चर्स के माध्यम से ना आपको जो इकोनॉमी के अंदर जो इश्यूज आते हैं या फिर जो आप फील करते हो कि काफ़ी मुश्किल होती है, तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि उन टेक्निकल एस्पेक्ट्स को मैं आपको समझाऊं, ताकि जब आपका प्रीलिम्स का एग्जाम आए, आप उसके अंदर ये टेक्निकल कॉन्सेप्ट को समझते हुए अपने एग्जाम के अंदर अच्छे से परफॉर्म कर पाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की डिस्कशन। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मिसलेनियस टॉपिक्स के रिगार्डिंग। अब देखिए, भले ही नाम इसका मिसलेनियस है, बट बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो यहाँ से हमें देखने को मिल सकते हैं। मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। जैसे 2023 में भी बीटा के ऊपर क्वेश्चन आया, या इस तरह से इंटरेस्ट कवरेज रेशो। कहने का मेरा पॉइंट है ना कि कुछ ऐसे छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो होते ईजी हैं, पर कई बार हमारे दिमाग से वो स्किप कर जाते हैं, या फिर हमें साल भर पढ़ते समय उनका इतना ध्यान नहीं दिया होता। तो ऐसे कुछ छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट आज के सेशन में हम समझेंगे, तो बहुत ही ध्यान से देखना, ताकि ये टॉपिक्स आपको क्लियर हो पाएँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, डब्बा ट्रेडिंग क्या होता है? साल भर ये बहुत न्यूज़ में रहा। डिसगॉर्जमेंट क्या होता है? ये टर्म्स का मीनिंग क पता होगा ना, तो सवाल करते समय कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है विद रिगार्ड्स टू आपका सेकेंडरी मार्केट के बारे में। यहाँ पर आपके सामने एक इमेज आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, अब समझो इसको कि आखिर ये इमेज कहती क्या है। मान लो आपकी एक कोई कंपनी है, ठीक है। मान लो लेट्स से पेटीएम की बात कर ली हमने, राइट। अब पेटीएम आज से कुछ साल पहले एक लिस्टेड कंपनी नहीं थी, यानी कि आप उसके शेयर्स वगैरह नहीं खरीद सकते थे स्टॉक मार्केट से। पर पहली बार उसने पता क्या किया, वो लेकर आई सर आईपीओ, जिसको हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब इस आईपीओ के अंदर उसने क्या किया, अपना कुछ जो शेयर्स वगैरह थे वो यहाँ पर इशू किए। यानी कि एक साइड थी कंपनी और सामने थे इन्वेस्टर्स। और जब पहली बार इस तरह से अपने शेयर्स उसने बेचे, हमने उसको आईपीओ बोल दिया। अब ये जो सारी एक्टिविटी ऐसी होती है ना, जहां पर एक साइड कंपनी होती है और सामने आपके होते हैं इन्वेस्टर्स, उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आईपीओ का मैंने आपको एग्जांपल दे ही दिया। ठीक है, चलो ये बात तो समझ आई। अब मान लो पेटीएम ने अपना आईपीओ लाके अपना कुछ हिस्सा बेच तो दिया, कुछ पैसा रेस कर तो लिया। अब हो सकता है साल 2 साल बाद उसको फिर से लगे ऐसा कुछ कि यार नहीं, अभी तो हमने सिर्फ 10% हिस्सा ही बेचा था, 10% एक काम करते हैं और बेच देते हैं, तो 20% टोटल बिक जाएगा। तो उस चीज को बोलते हैं हम एफपीओ, यानी कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। अब समझना, ये जो एफपीओ हुआ ना, या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, ये भी किसके बीच में हुआ? सर ये भी कंपनी और इन्वेस्टर्स के बीच में ही हुआ, राइट। और इसमें क्या हुआ है, नया स्टेक बेचा जा रहा है। तो जब भी ये चीज होती है ना कि कुछ नया स्टेक बिक रहा है और कंपनी इन्वेस्टर्स का डायरेक्टली डील कर रही है, ये सारी गतिविधियां होती हैं आपकी प्राइमरी मार्केट के अंदर। पहली बात तो आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि चाहे वो आईपीओ की बात करो चाहे एफपीओ, ये दोनों किसका पार्ट होते हैं? आपकी प्राइमरी मार्केट का। अब आप सोचेंगे सर प्राइमरी मार्केट तो समझ आ गया, पर ये सेकेंडरी मार्केट क्या होती है? अब यहाँ पर समझना, यहाँ पर जैसे आपने मान लो कंपनी से शेयर खरीद लिया। अब आपसे हो सकता है मैं खरीद लूं शेयर। आप लोग जो शेयर खरीदते बेचते हो, जिनकी ट्रेडिंग वगैरह करते हो,
वो क्या होता है? क्या वहां पर आप कंपनी से डील कर रहे हो? नहीं। हो सकता है यहाँ पर सामने आप हो, आप शेयर बेचना चाहते हो, मैं शेयर खरीदना चाहता हूँ। तो जब भी इस तरह से ट्रांजैक्शन होगा हमारे बीच के अंदर, तो इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी मार्केट। ध्यान रखना, यहाँ पर ना ओरिजिनल इशूर कौन था? कंपनी। उसका कोई भी दखल अंदाजी नहीं होती, नहीं, उसके इंटरफेरेंस के बगैर ये चीज होती है। हम लोग जो आपस में शेयर खरीदते बेचते हैं, जब कंपनी इन्वॉल्व नहीं होती, जब हम आपस में ट्रेड करते हैं उन चीजों को, वो चीजें होती हैं सेकेंडरी मार्केट के अंदर। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि सेकेंडरी मार्केट के अंदर जो सिक्योरिटीज खरीदी और बेची जाती हैं इन्वेस्टर्स के द्वारा, वो आपस में ही होती हैं आफ्टर दे आर फर्स्ट सोल्ड ऑन द प्राइमरी मार्केट। पहले प्राइमरी मार्केट में सेल हो जाती हैं, उसके बाद इन्वेस्टर्स आपस में उनको खरीद और बेच सकते हैं। और इसमें सब चीज़ें हो सकती हैं, आपके डिवेंचर्स हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं, आपके प्रेफरेंस शेयर हो सकते हैं, इक्विटीज हो सकती हैं, डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, कोई भी इस तरह की चीज़ें। ठीक है, तो प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, दोनों का मैंने आपको अर्थ यहाँ पे समझा दिया है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज इंडेक्स प्रोवाइडर। अब ये क्या होता है? देखो, आप लोग ना इंडेक्सेस के बारे में जानते होंगे, चाहे एनएससी, बीएससी, इस तरह की चीजें। मैं आपको इसका थोड़ा एक आइडिया देता हूँ। जैसे एक तो है एनएससी का इंडेक्स निफ्टी, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल बीएससी की बात करें, बीएससी क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, राइट। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर बहुत सारी कंपनीज आप जानते हैं लिस्टेड है, ठीक है ना। और एक्सचेंज का मैंने आपको कई बार मतलब भी बताया है। एक्सचेंज होता है एक तरह की मंडी को बोलते हैं एक्सचेंज, यानी कि कोई इंसान खरीद रहा है, कोई इंसान बेच रहा है, जिस जगह के ऊपर ये चीज़ें एक्सचेंज होती हैं उसी को हम एक्सचेंज या मंडी बोल देते हैं। तो जब हम बात करते हैं इस तरह कंपनीज के शेयर्स खरीदने बेचने की, तो वो फॉर एग्जाम्पल उनमें से एक हो जाता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, राइट। अब हमें ये जानना हो कि यार मार्केट ऊपर गया या नीचे गया, तो हम हजारों कंपनीज जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड हैं, सबका तो चेक नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे? हम इनमें से ना कुछ एक सर्टेन कंपनीज जो कि क्या होंगी, जो कि बड़ी कंपनीज होंगी। बड़ी कंपनीज किस बेसिस के ऊपर? उनकी मार्केट कैप के हिसाब से, यानी कि एक शेयर की क्या वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। उसके हिसाब से हम देखेंगे जब बड़ी बड़ी कंपनीज के क्या ट्रेंड चल रहा है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जो सेंसेक्स होता है, जो उसका इंडेक्स होता है, वहां पर हम 30 कंपनीज ऐसी चूज कर लेते हैं। अब 30 कंपनीज में से कुछ कंपनीज ऊपर गई होंगी, कुछ कंपनीज नीचे गई होंगी। तो वेटेड एवरेज के हिसाब से हमें पता लग जाता है कि क्या सेंसेक्स ऊपर गया या सेंसेक्स नीचे गया। तो वहां से ना उस इंडेक्स के माध्यम से हम एक आइडिया लगा पाएंगे कि ओवरऑल मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। ठीक है, तो इंडेक्स तो समझ आ गया। जैसे एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी आपको इंडेक्स देखने को मिलता है, उसी तरह से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का आपको सेंसेक्स, आपको इंडेक्स देखने को मिल जाएगा। ठीक बात है। पर आपने कभी ये सोचा कि ये जो फाइनेंशियल इंडेक्सेस हैं हमारे, इनको कहीं ना कहीं मैनेज कौन करता है, इनको डिजाइन कौन करता है? जो इनको मैनेज और डिजाइन करता है ना, उसको हम बोलते हैं क्या? इंडेक्स प्रोवाइडर। ये क्राइटेरिया डिफाइन करता है कि किसको इंक्लूड करना है, किसको एक्सक्लूड करना है, हर एक कंपोनेंट का कितना वेटेज होना चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसी चीज का नाम है क्या? इंडेक्स प्रोवाइडर। ठीक है, इजी टॉपिक था। अगला हमारा टॉपिक रहेगा विद रिगार्ड्स टू डब्बा ट्रेडिंग के बारे में। सर बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा नाम है डब्बा ट्रेडिंग। क्या मतलब है इस चीज का? एग्जाम्पल से समझना। जस्ट एग्जाम्पल, मान लो मैं हूं, ठीक है, सही बात है। अब मैंने मान लो एक कोई शेयर खरीदा, कहां से खरीदेगा मैं? किसी, मान लो एक तो है प्रॉपर जैसे चैनल से खरीद रहा हूं। मान लो मैं गया अपनी जीरोदा ऐप के ऊपर, जीरोदा ऐप के ऊपर जाके मैंने कोई कंपनी का शेयर 100 रुपए का खरीद लिया, ठीक है। अब मैं जब इसका दाम हो जाएगा 120 रुपए, तब मैं क्या करूंगा? इस शेयर को बेच दूंगा। सही बात है, ये लीगल तरीका है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। 100 रुपए का आप कोई चीज खरीदते हो, 120 का बेचने की कोशिश करोगे। अब आपको दिखा यार मुझे मिला 20 रुपए का प्रॉफिट, है कि नहीं? 100 में खरीदा आपने, 120 में बेच दिया, तो आपको प्रॉफिट हुआ 100, मतलब 20 रुपए का। बिल्कुल ठीक बात है। अब आपको पता क्या करना होगा? ये 20 रुपए का 20 रुपए आपका प्रॉफिट नहीं है, इसमें क्या होगा? इसमें आपको भैया टैक्स वगैरह भी तो देना पड़ेगा सरकार को, बिल्कुल देना पड़ेगा, है कि नहीं? बिल्कुल। और एक्चुअल में ये जो पूरा प्रोसेस हुआ, ये पूरा लीगल तरीका था। जब आपने ये शेयर खरीदा, तब कहीं ना कहीं क्या हुआ? तब आपको जो स्टॉक की ओनरशिप आपके पास आ गई, उस कंपनी की ओनरशिप आपके पास आ जाती है, एंड बाद में आप उसको बेच सकते हो। ये तो था लीगल तरीका। अब डब्बा ट्रेडिंग में ना पता क्या होता है? डब्बा ट्रेडिंग समझना। अब जैसे मैं ही हूं, ठीक है, मैंने देखा, जैसे ऊपर वाले भी मान लेते हैं, हम रिलायंस कंपनी की बात कर रहे थे कि मान लो रिलायंस का शेयर था, ठीक है। अब मैं सोचता हूँ यार रिलायंस कंपनी का मुझे शेयर खरीदना है, ठीक है। मैं एक और बंदे के पास गया, मान लो ये था वैभव। वैभव था एक ब्रोकर। ये वैभव ने पता क्या बोला? वैभव ने एक बात बोली कि यार आप 100 रुपए का रिलायंस का शेयर खरीदना चाहते हो,
कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे से खरीद लो 100 रुपए का, और जितना भी होगा, मान लो कल को ये 120 रुपए का हो गया, तो पता क्या हो रहा है, तो आप मुझे बेच देना, ठीक है ना, आप अभी खरीद लो 100 का, बाद में 120 का बेच देना। पर समझना, यहां पर ना कोई भी फिजिकली कुछ चीज नहीं हो रही, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहां पर शेयर इन्वॉल्व ही नहीं है। आपने जैसे मान लो आप अपने घर पे बैठे हो, आप ऐसे तुक्के में बोल देते हो कि यार रिलायंस का शेयर आज 100 रुपए है, परसों 120 का हो जाएगा। अब ऐसा कहने से क्या हुआ, क्या कोई ओनरशिप आपकी शेयर की आपके पास आई? नहीं, ये बस आपने बोल दिया वैभव को, और आपने बोला कि यार एक काम करो, मेरा शेयर खरीद दो 100 रुपए का और बेच देना 120 का। वैभव ने पता क्या किया, वैभव ने शेयर खरीदा ही नहीं दरअसल में, उसने जो भी आपके शेयर की मूवमेंट होगी ना, बस उस हिसाब से आपको दाम दे देगा। एक तरह से जुआ है ये, गैम्बलिंग, समझ रहे हो? कोई शेयर वगैरह खरीदा नहीं जा रहा, कोई शेयर बेचा नहीं जा रहा, आप बस इतना कह रहे हो कि यार रिलायंस का शेयर आज 100 का है, 120 का जब हो जाएगा तब मैं इसको बेच दूंगा। पर टेक्निकली आपने शेयर खरीदा ही नहीं, बस आपने किसी के साथ एक आपने शर्त लगा ली थी। अगर आप शर्त जीत गए तो आपको पूरा फायदा मिल जाएगा, अगर आप शर्त हार जाओगे तो आपको जो भी नुकसान होगा, मान लो 80 रुपए का शेयर हो जाता है तो 20 रुपए आपका नुकसान हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर ऐसा, ये तो पैरेलल सिस्टम क्रिएट कर दिया इन्होंने। हाँ जी बिल्कुल, एक पैरेलल सिस्टम हो चुका है। आप समझो ना, ऊपर वाले में पता क्या होता है, अगर आपको कुछ भी प्रॉफिट होता है तो भैया आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है, तो उसकी वजह से जो मेरा प्रॉफिट हुआ था 20 रुपए, वो मुझे पूरा का पूरा मिलेगा ही नहीं। पर यहां पर दूसरे वाले में पता क्या हो रहा है, मैं कोई शेयर खरीद नहीं रहा, मैं कोई शेयर बेच नहीं रहा, ना ही कोई और खरीद रहा है या बेच रहा है, बस हमारे बीच में बात हो रही है ऐसी, और मैं ऐसे तुक्का लगा रहा हूं कि इसका शेयर अगर ऊपर चला गया तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, अगर शेयर नीचे हो गया तो तुम्हें प्रॉफिट हो जाएगा। ना कोई शेयर का ट्रांजैक्शन हुआ, ना कुछ हुआ। अब एक्चुअली क्या हुआ है ना, सेबी ने इसके रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें बोली हैं कि भाई ये सब जो चीजें हो रही हैं आउटसाइड द परव्यू ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, इससे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। तो एक तरह से ये जुए की टेक्निक होती है, जहां पर आपने ना बस आप गेस वर्क कर रहे हो, आप बेट लगा रहे हो कि यार अगर प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, प्राइस ऊपर जाता है तो आपको फायदा, नहीं तो आपका, अगर नीचे जाता है तो आपको नुकसान। तो स्पेकुलेशन का मतलब करने की कोशिश करी जाती है। इंपॉर्टेंट चीज ये है, यहाँ पर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होती, ना ही कोई स्टॉक कोई खरीदता है ना ही कोई बेचता है, बस बातें होती हैं कि हाँ शेयर ऊपर जाएगा तो मेरा फायदा, शेयर नीचे जाएगा तो तुम्हारा नुकसान। इस तरह चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो इसको बोलते हैं डब्बा ट्रेडिंग या बॉक्स ट्रेडिंग। ये डब्बा ट्रेडिंग इंडिया में इलीगल है, पर डेफिनेटली लोग बहुत सारे करते हैं ये टैक्स वगैरह को बचाने के लिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक समझ लेते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टेम्पोन टैक्स के बारे में। देखो एक्चुअल में क्या होता है ना, कि आपके जो भी मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो सैनिटरी पैड्स हैं, टेम्पोन्स हैं, मेंस्ट्रुअल कप्स हैं, अगर इनके ऊपर कोई टैक्स लगाया जाता है, वैट हो गया, सेल्स टैक्स हो गया, उसको बोलते हैं हम टेम्पोन टैक्स। दुनिया में दरअसल में ना कीनिया पहली कंट्री बनी थी जिसने आपके जो सैनिटरी पैड्स हैं, टेम्पॉन्स हैं, इसके ऊपर टैक्स को, जो वैट वगैरह था उसको बिल्कुल हटा दिया है। तो टोटल 17 कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी दुनिया भर में जिन्होंने यहाँ पे टेम्पॉन्स और सैनिटरी पैड्स के ऊपर वैट को खत्म कर रखा है। इंडिया की अगर हम बात करें तो बिल्कुल इंडिया में भी जो सैनिटरी नैपकिन होते हैं वो कंप्लीटली एग्जेम्प्टेड है टैक्सेशन से, राइट। एक टर्म हमें और जाननी है जिसको हम बोलते हैं पीरियड पावर्टी। देखो पावर्टी तो आप समझते हो, गरीबी की बात करते हैं। एंड जब भी मैंने आपको मल्टी डायमेंशनल पावर्टी समझाई है ना, मैंने आपको ये बताया है कि पावर्टी जो गरीबी होती है वो अलग अलग तरह की हो सकती है। किसी इंसान को अच्छा खाना नहीं मिल रहा, वो पुअर है, अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही, अच्छी हेल्थ नहीं मिल रही। इस तरह से आप पॉवर्टी के अलग अलग डायमेंशंस भी देख सकते हो। इन अ सिमिलर मैनर, मान लीजिए कोई महिला है, उस महिला को अच्छे हाइजीनिक मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स नहीं एक्सेस हो पा रहे किसी भी कारण की वजह से, मान लो उसके पास पैसे नहीं है, या फिर कुछ और कारण, अवेलेबिलिटी नहीं है, एक्सेसिबिलिटी नहीं है, अफोर्डेबिलिटी नहीं है इस तरह के मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स की, तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, पीरियड पॉवर्टी। जिस वजह से क्या होता है, इस पॉवर्टी की वजह से उस महिला की हेल्थ हो गया, वेलबींग हो गया, और जो डेली लाइफ होती है उसके ऊपर काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज विद रिगार्ड्स टू आपका फ्रंट रनिंग। अब ये फ्रंट रनिंग वाला मुद्दा क्या है, देखिए आप लोगों ने ना इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में सुना होगा, राइट। ये भी एक्चुअल में इनसाइडर ट्रेडिंग से मिलता जुलता ही मुद्दा है। मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो ये एक पर्सन है, मान लीजिए हमने इसका नाम रख दिया वैभव। अब वैभव किसी कंपनी का काफी हायर मैनेजमेंट का पर्सन है, हो सकता है सीईओ वगैरह भी हो, इस तरह से, ठीक है। अब वैभव को एक चीज पता है कि उसकी कंपनी ना किसी ट्रांजैक्शन के अंदर इन्वॉल्व है,
मान लो उसकी कंपनी का किसी के साथ मर्जर होने जा रहा है, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, या फिर कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। अब जैसे ही ये चीज़ होगी, मार्केट में अनाउंस होगी, उस वजह से जो कंपनी का दाम था ना, वो अचानक से जो शेयर था वो कंपनी का, हो सकता है शेयर 100 से अचानक से 150 पहुंच जाए। क्यों? क्योंकि कुछ नया प्रोडक्ट वगैरह लॉन्च कर रहे हैं। अब ये जो इन्फॉर्मेशन थी कि मर्जर होने जा रहा है या प्रोडक्ट होने वाला है, ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी सीक्रेट जानकारी है, राइट, काफ़ी कॉन्फिडेंशियल है। पर आप जानते हो क्या? आप जानते हो कि भैया मैं और वैभव तो हैं अच्छे दोस्त। अब वैभव पता क्या करता है, एक दिन हम ऐसे ही खाने पीने में मिल रहे थे, तो वैभव ने मुझे ये जानकारी दे दी कि भाई मेरी कंपनी का तो जो प्रोडक्ट है वो नया आने वाला है, कुछ मर्जर होने जा रहा है। अब मैंने इस चीज़ को नोट कर लिया कि भाई अच्छा, वैभव की कंपनी तो बहुत फ़ायदे में होने वाली है। मैं पता क्या करता हूँ फिर जाके, अचानक से 100 करोड़ के कंपनी के शेयर्स खरीद लूंगा, ये वाली कंपनी के 100 रुपये के हिसाब से। और जैसे ही थोड़े दिनों के बाद ये प्रोडक्ट की न्यूज़ आएगी, मैंने जो 100 करोड़ कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किए थे, उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी? उनकी वैल्यू हो जाएगी सर 150 करोड़। अब यहाँ पर पता क्या हुआ है, यहाँ पर मेरे पास कुछ ऐसी जानकारी थी जो बाकी और लोगों के पास नहीं थी, कुछ सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल जानकारी, एंड उस जानकारी का मैंने यहाँ पे मिसयूज़ कर दिया। मैंने अपने फ़ायदे के लिए 100 करोड़ को 150 करोड़ में बदल दिया। अब इसी चीज़ को बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। इंडिया की अगर हम बात करें तो इनसाइडर ट्रेडिंग इलीगल है इंडिया के अंदर। आप सोचेंगे इलीगल क्या है इसके अंदर? देखो, सेबी का एक कर्तव्य बनता है, वो कर्तव्य क्या है कि सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो, सबको बराबर की जानकारी हो। पर जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, कोई इनसाइडर ट्रेडिंग करता है, उससे कहीं ना कहीं ना जो आम नागरिक है, जो आम इन्वेस्टर है, उसको कहीं ना कहीं काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो इसी चीज़ को बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग, और इंडिया में इनसाइडर ट्रेडिंग, आपको मैंने बताया, ये इलीगल होती है। अब ये जो बात कर रहा हूँ ना यहाँ पे फ्रंट रनिंग की, ये भी काफ़ी हद तक ना इनसाइडर ट्रेडिंग का ही मसला है। आप पूछेंगे सर वो कैसे? एक्चुअल में क्या हुआ है ना, ये LIC के कॉन्टेक्स्ट में भी न्यूज़ में रहा है फ्रंट रनिंग का मुद्दा। जैसे आप जानते हो LIC क्या करता है, LIC बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करता है, बिल्कुल ठीक बात है। अब LIC का मान लो एक एम्प्लॉय था, अब एम्प्लॉय को तो ये चीज़ें पता होंगी ना, क्या चीज़ें पता होंगी? LIC को पता होगा, LIC एम्प्लॉय को, कि LIC कौन सी कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने जा रहा है। और जैसे ही LIC उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करेगा, तो एक्चुअल में इसके जो शेयर्स होंगे उनकी मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, है ना? क्योंकि आप जानते हो मार्केट में उसके शेयर्स की शॉर्टेज हो जाएगी जब सब खरीदने लग जाएंगे, और डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, उस कंपनी का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो LIC के एम्प्लॉय ने भी ना यही किया। क्या किया कि बेस्ड ऑन एडवांस इंफॉर्मेशन, अगर हम मान लीजिए कुछ ट्रेड वगैरह करते हैं, उसको बोलते हैं फ्रंट रनिंग, ठीक है ना? यानी कि इससे पहले कि इन्फॉर्मेशन क्लाइंट सबको अवेलेबल हो, उससे पहले ही अगर किसी को इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, उस एडवांस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके अगर कुछ प्रॉफिट बनाने की कोशिश करता है, इस चीज़ को बोला जाता है फ्रंट रनिंग। इसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एक तरीका होता है बाय बाय सेल का तरीका, और दूसरा होता है सेल सेल बाय का। आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना, पर ये फ्रंट रनिंग आखिर मुद्दा क्या है, ये आपको बताना चाहिए। हालांकि मैं बेसिक एक बता देता हूँ, बाय बाय सेल का होता क्या है ना, जो भी फ्रंट रनर होता है, जैसे इस केस में LIC एम्प्लॉइज था, उसने क्या किया, बाय ऑर्डर प्लेस कर दिया इवन बिफोर द बिग क्लाइंट्स बाय ऑर्डर। बिग क्लाइंट कौन था? LIC कंपनी, ठीक है ना? तो यहां पर क्या हुआ, LIC के एम्प्लॉय ने बाय ऑर्डर प्लेस कर दिया बिफोर LIC कंपनी ऑर्डर प्लेस करती। और जैसे ही LIC कंपनी बाय ऑर्डर प्लेस करेगी, ये LIC एम्प्लॉय जिसने ऑलरेडी बाय ऑर्डर प्लेस कर रखा था, उसको कहीं ना कहीं फायदा हो जाएगा, एंड अकॉर्डिंग जैसे फायदा होगा, वो सेल करके भाग जाएगा, और अपना उसने फायदा करा लिया। तो ये होता है बाय बाय सेल के अंदर। इसी तरह सेल सेल बाय माध्यम से भी वो कहीं ना कहीं अपना फायदा कर सकता है। इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं फ्रंट रनिंग। नेक्स्ट चलते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज विद रिगार्ड्स टू लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। अब ये क्या चीज़ है सर, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर? देखो दरअसल में क्या होता है ना, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर इस तरह का आपको एक 20 डिजिट का एक अल्फान्यूमेरिक कोड आपको देखने को मिल जाएगा। इसको बोलते हैं LEI। एक्चुअल में क्या होता है, आपका जो लोकल जो आपका होता है ऑपरेटिंग यूनिट होता है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, या आपकी ना कोई भी पार्टी को आइडेंटिफाई करने के लिए जो कोड यूज होता है, उसको बोलते हैं LEI, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए वर्ल्ड वाइड कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होनी है, वहां पर पार्टीज को आइडेंटिफाई करना बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है। कई बार क्या होता है ना, बहुत बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन होती है, मान लो 50 करोड़ की या उससे भी ज़्यादा की। उस केस में कौन पैसा भेज रहा है एंड किसको पैसा मिल रहा है, उनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है।
इवन आप कई बार नेफ्ट हो गया, आरटीजीएस हो गया, या इस तरह के ट्रांजैक्शंस के लिए भी इसका यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। तो उसी पार्टीज को आइडेंटिफाई करने के लिए ये 20 डिजिट का हमें कोड देखने को मिलेगा, जिसमें 4 डिजिट यहाँ पे स्टार्टिंग के हो गया, फिर 2 रिजर्व डिजिट देखने को मिलती है, 12 डिजिट का आपको अल्फान्यूमेरिक आइडेंटिफिकेशन, एंड लास्ट में आपकी कैलकुलेटेड चेक डिजिट्स होती हैं। तो ये 20 डिजिट का जो मिलकर एक अल्फान्यूमेरिक कोड बनता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, LEI। इससे कहीं ना कहीं रिस्क मैनेजमेंट होता है एंड आपके जो डेटा की एक्यूरेसी हो गया, क्वालिटी हो गया, वो बेहतर होती है। बाकी आप देख पाओगे कि लीगल एंट्री आइडेंटिफायर इंडिया लिमिटेड, इससे कहीं ना कहीं LEI को ऑब्टेन किया जा सकता है, जो कि एक रिकॉग्नाइज्ड इशूअर है बाय द RBI। तो ये लीगल एंट्री आइडेंटिफायर के बारे में आपको पता होना चाहिए था। तरफ दैट इज डिसगॉर्जमेंट। अब ये क्या टॉपिक है सर? देखिए एक्चुअल में ना इस तरह के ये जो वर्ड है ये बार बार पिछले साल न्यूज़ में देखने को मिला। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर ना आप लोग भी टेलीग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, इसको आप गो थ्रू करते होंगे, और कई बार आपको फ़ोन वगैरह भी आते होंगे कि भाई हम आपको गारंटीड प्रॉफिट्स दे देंगे, राइट? आप हमारे टिप्स वगैरह ले लो कि हम आपको बताएंगे कौन से शेयर में इन्वेस्ट करना है, कौन सा ट्रेड कब लेना है, कैसे लेना है, उससे आपको पक्का ही पक्का फायदा होगा। ऐसे बहुत सारे फिनफ्लुएंसर बोलते हैं इनको, जैसे आप इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर होते हैं ना, अगर यही सारी चीज़ें आपकी फाइनेंस फील्ड में होती हैं तो उनको बोलते हैं हम फिनफ्लुएंसर। ठीक है, ऐसे एक फिनफ्लुएंसर थे बाप ऑफ चार्ट। अब ये भाई साहब खुद तो लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, पिछले 2 साल में ये लॉस में ही थे। पर भाई साहब यूट्यूब पे आके, टेलीग्राम पे आके सबको बोलते थे कि आप मेरा कोर्स खरीद लो, मेरा अगर आप कोर्स खरीद लोगे मैं आपको सिखाऊंगा कि पैसा कैसे कमाते हैं स्टॉक मार्केट से, इस तरह की चीजें। और इन्होंने बोला भी क्या कि भाई गारंटीड प्रॉफिट्स आपको मिलेंगे, गारंटीड, पक्का ही पक्का आप इतने लाखों करोड़ों में कमाओगे। अब देखो ओवर द टाइम लोग तो बेचारे भोले हैं, तो लोगों ने भी इनके बहुत सारे कोर्स खरीदे, एंड जिस वजह से 17 करोड़ रुपया इन्होंने अपने कोर्स बेच के कमा लिए। समझ रहे हो, कोर्स बेच बेच के 17 करोड़ रुपए कमा लिए। अब जब इस तरह की बातें करी जाती है ना कि गारंटेड प्रॉफिट्स, ऐसा आप कभी कह ही नहीं सकते यार स्टॉक मार्केट के अंदर। तो सेबी ने इसके रिगार्डिंग क्रैक डाउन किया एंड 17 करोड़ का डिसगॉर्जमेंट किया। एक्चुअल में क्या होता है, ये डिसगॉर्जमेंट की जो बात होती है ना, ये एक प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से सेबी, अगर किसी ने भी, किसी मार्केट पार्टिसिपेंट ने कुछ इलीगल गेन किया है यूजिंग द फ्रॉडलेंट मीन्स, मतलब फ्रॉड वगैरह के तरीके से कुछ भी उसने पैसा कमाया है, तो जो भी इलीगल गेन्स उसने मिले हैं, इलीगल प्रॉफिट्स उसको मिले हैं, उस प्रोसेस को डिसगॉर्जमेंट बोला जाता है। अब देखो जनरली सेबी कुछ पेनल्टीज वगैरह भी लगाता है, या और भी जगह पेनल्टीज लगती हैं। जब पेनल्टीज लगती हैं वो जनरली जाती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। पर यहां पर अगर मैं बात करूं ना, ये जो भी पैसा कलेक्ट होता है डिसगॉर्जमेंट से, ये आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं जाता, ये जाता है सेबी के इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड के अंदर, जो कि इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। अब इसके माध्यम से या तो हो सकता है लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करी जाए, लोगों को समझाया जाए कि भाई थोड़ा इनकी बातों में मत आइए, इस तरह की चीज़ों के अंदर एक जनरल अंडरस्टैंडिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस उनकी आप इंक्रीज कर सकते हो, उनको सारी चीज़ें सिखाई जा सकती हैं, बहुत सारे एड कैंपेन्स रन किए जा सकते हैं, बहुत इस तरह के अलग अलग फाइनेंशियल लिटरेसी हो गया, इसके ऊपर काफ़ी सारा काम किया जाता है इस पर्टिकुलर पैसे से। नेक्स्ट चलते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज क्लॉडिया गोल्डिन्स यू कर्व। मैं थोड़ा इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो आप लोग ना नोबेल प्राइज के बारे में जानते होंगे, राइट? अब आप जानते हैं कि नोबेल प्राइज सर 6 फील्ड्स के अंदर देखने को मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक हो गया आपका फिजिक्स, एक हो गया आपका केमिस्ट्री, इसके साथ ही साथ आपका लिटरेचर हो गया, राइट? आपका हो गया पीस हो गया, ठीक है, एंड आपका मेडिसिन देखने को मिलता है, एंड लास्टली जो छठा आपको देखने को मिलेगा वो होता है आपकी इकोनॉमिक्स की फील्ड के अंदर, राइट? अब देखो जब हम बात करते हो ना इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स की फील्ड के अंदर जो ज़्यादातर आप देखोगे जो नोबेल प्राइज़ मिले हैं वो ज़्यादातर मेन को मिले हैं, महिलाओं को बहुत ही कम बार यहाँ पे नोबेल प्राइज़ मिला है। पर इस बार का जो नोबेल प्राइज़ मिला है ना, वो मिला एक महिला को, और ऐसा नहीं है कि इन्होंने किसी के साथ शेयर किया, नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्लोडिया गोल्डिन जी को ही यहाँ पे मिला है। अब आप पूछेंगे सर इन्होंने ऐसा क्या बताया जिस वजह से इनको ये मिला है? एक इनकी ना बड़ी ही इंटरेस्टिंग इन्होंने चीज़ यहाँ पे बताई है, ये यू कब आप समझने की कोशिश करना। देखो होता क्या था ना, जब तक इनकी रिसर्च नहीं आई थी, हमें पता क्या लगता था कि मान लो कुछ ऐसा चल रहा है, मान लो यहाँ पे एग्रीकल्चर है, फिर यहाँ पे इंडस्ट्री है, और फिर यहाँ पे सर्विसेज। पहले लोगों को ऐसा लगता था कि एग्रीकल्चर जब हुआ करता था आज से 200, 250, 300 साल पहले या उससे भी पहले, महिलाओं का
पार्टिसिपेशन कम हुआ करता था। धीरे धीरे उनका पार्टिसिपेशन बढ़ा एंड अकॉर्डिंगली वो बढ़ता रहा। लोगों की ऐसी परसेप्शन थी कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन इस तरह से इंक्रीज होता जा रहा है ओवर द लास्ट 300-400 ईयर्स। पर क्लॉडिया गोल्डिन जी ने रिसर्च करी, पूरा डेटा वेटा इन्होंने निकाला। उस हिसाब से इन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पाई। वो पता क्या था? इन्होंने ये बताई कि अगर हम बात करते हैं जब एग्रीकल्चर था, मान लो 1750s 1800 स्टार्टिंग के अंदर, उस समय के ऊपर क्या हुआ करता था, महिलाओं का ठीक ठाक पार्टिसिपेशन था। पता है क्यों था? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर, क्योंकि मान लो अगर महिला को खेती करने जाना है तो उसके घर के पास में उसके खेत वगैरह हैं, तो बड़े आराम से एग्रीकल्चर के अंदर उसका पार्टिसिपेशन हो सकता है। पर इन्होंने एक चीज़ नोटिस करी कि जैसे जैसे इंडस्ट्रीज आई, जैसे फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तब क्या हुआ, तब कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रीज कहाँ सेटअप हुई, ये सेटअप हुई आपके शहरों के अंदर, आपके सिटीज़ के अंदर, राइट। अब जब टाउन्स और सिटीज़ बने तो वहाँ पर कौन जाता था? वहाँ पर मेन ज़्यादा जाने लगे इन फैक्ट्रीज के अंदर। महिलाएं भी थीं, बट महिलाएं कम जाती थी, क्योंकि महिलाओं गाँव के अंदर अपने परिवार के साथ रहा करती थी। उनको सेफ्टी का, सिक्योरिटी की भी चिंता थी कि शहर के अंदर जाएंगे, अकेले जाएंगे, कैसे जाएंगे, काफ़ी दिक्कत होगी। तो मेन का पार्टिसिपेशन तो था, बट वुमेन का पार्टिसिपेशन इंडस्ट्रीज के आने के साथ ना कहीं कम हो गया। फिर वापस से जैसे जैसे सर्विस सेक्टर आया है, तो महिलाएं अब वापस से कहीं ना कहीं इनका पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो रहा है। तो ये इन्होंने ना इस तरह से एक यू शेप्ड कर्व बताया कि जो हम पहले सोच रहे थे कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन इस तरह से इंक्रीज हो रहा है, नहीं, ये दरअसल में कुछ इस तरह से चेंज हुआ है ओवर द टाइम। इसके अलावा इन्होंने मैरिड वुमेन के रिगार्डिंग भी काफ़ी काम किया, उनके रिगार्डिंग भी देखा, और इन्होंने ये चीज़ पाई कि जब महिला की शादी हो जाती है ना, तो शादी के बाद महिलाओं का जो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन होता है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। तो मैरिज वॉज वन ऑफ द की रीजंस जिसने, जो कि एक सोशल चीज़ है जिसका कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे इम्पैक्ट होता है। इसके साथ में अगर मैं बात करूं, महिलाओं का जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ा है, एजुकेशन बढ़ने के साथ साथ उनका इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुआ है। साथ में ही ना इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई, वो थी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की, कि जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव्स का आविष्कार होता है, उनकी इन्वेंशन होती है, उनका यूजेज बढ़ता है, उससे क्या होता है, महिला का कंट्रोल अपनी बॉडी के ऊपर इंक्रीज होता है। और इस कंट्रोल्स के इंक्रीज होने की वजह से उनका जो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन था वो भी टाइम के साथ अकॉर्डिंगली इंक्रीज होता रहा है। तो दिस इज द पॉइंट दैट शी हैज शोन इन हर वर्क। तो ये इनका पूरा रिसर्च था जिनके लिए इनको यहाँ पे नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, तो नोबेल प्राइज किन किन फील्ड्स के लिए मिलता है एंड इस बार का इकोनॉमिक का नोबेल प्राइज आखिर क्यों मिला है, आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आप यहाँ पे समझ गए होंगे। आगे आ जाते हैं, अगला हमारा टॉपिक रहेगा विद रिगार्ड्स टू आपका अनार्को कैपिटलिज्म। समझते हैं इस मुद्दे को। देखो, एक्चुअल में थोड़ा समझने की कोशिश करना। मान लीजिए ये एक स्केल मैंने बनाया, ठीक है। अब आप जानते हो कि एक साइड आप यहाँ पे लिख सकते हो, लेट्स से मान लो आपने सोशलिज्म लिख दिया या आप कम्युनिज्म कह सकते हो, थोड़ा सा फर्क होता है, वो मैं आपके साथ और चर्चा मैंने करी हुई है सेशंस के अंदर। बट आप जानते हो कि जब भी ना मान लो सरकार का कंट्रोल एक्सेसिवली होता है आपकी इकोनॉमी के ऊपर भी या आपकी सोसाइटी के ऊपर, ऐसी चीज़ों को बोलते हैं हम कि वहाँ पर सोशलिज्म कम्युनिज्म हमें देखने को मिलता है। बिल्कुल ठीक बात है। इसके एक उल्टी वाली साइड अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें कैपिटलिज्म देखने को मिलता है, जैसे आपका यूएसए के केस में, जहाँ पर आपकी जो प्राइवेट सेक्टर है या फिर आपकी जो फ्री मार्केट इकोनॉमी है वो हमें बूस्ट होती हुई देखने को अच्छी खासी मिल जाती है। और जहाँ पर इन दोनों के बीच के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि कुछ इधर के भी हैं, कुछ इधर के भी हैं, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों एक तरह से एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसको हम एक तरह से बोल देते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। अब ये तो सर हमने पढ़ी हुई है, बिल्कुल सही बात है, हमने ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है और ये भी पढ़ा है। अब यहाँ पे जो वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ ना, वो है आपका अनार्को कैपिटलिज्म। अब आप पूछेंगे सर इसका क्या अर्थ? देखो, अगर आप कैपिटलिज्म से भी और भी इधर को चले जाओ, मतलब कैपिटलिज्म से भी एक लेवल आगे चले जाओ, उसको बोलेंगे हम अनार्को कैपिटलिज्म। समझे इस बात को? एक्चुअल में ना क्या हुआ है, अर्जेंटीना के नए प्रेसिडेंट बने थे जेवियर मिलाई, ठीक है ना। उन्होंने बोला कि भाई हम ना अनार्को कैपिटलिज्म की तरफ मूव कर रहे हैं। क्या मतलब है इस चीज़ का? देखो, समझना इस बात को। जब हम देखो, जैसे मान लो आपको मैं यूएसए की बात बताऊं, यूएसए के अंदर आप जानते हो कि यार ठीक है प्राइवेट सेक्टर है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, पर थोड़ा बहुत गवर्नमेंट भी तो होता है। जैसे लॉ एंड ऑर्डर वहां पे रेगुलेट करना सरकार की थोड़ी बहुत जिम्मेदारी है। कुछ वहां पर आपको कोर्ट वगैरह डेफिनेटली वहां पे आपको देखने को मिलते हैं, है कि नहीं? तो इस तरह से एग्जिस्ट तो करती है सरकार अलग अलग फॉर्म्स के अंदर। भैया अनार्को कैपिटलिज्म ना इससे एक लेवल इस तरह से आगे चला गया
कि यहाँ पर सरकार का हस्तक्षेप बिल्कुल बिल्कुल जीरो करने की बात है। कहने का मतलब क्या कि मान लो जैसे लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा था, तो नॉर्मली पुलिस स्टेशन होते हैं उसके लिए, बिल्कुल सही बात है। तो अनार्को कैपिटलिज्म वाले बोलते हैं कि नहीं भाई, पुलिस स्टेशन छोड़ो, ये सब पुलिस स्टेशन आपकी प्राइवेट कंपनी चला लेगी। या फिर अगर मान लो, अगर मैं बात कर रहा हूँ आपके कोर्ट वगैरह की, तो कोर्ट वगैरह की हमें जरूरत ही नहीं है, ये प्राइवेट सेक्टर काम कर लेगा, आपके प्राइवेट आर्बिट्रेटर्स काम कर लेंगे। तो आप नोटिस कर रहे हो, अनार्को कैपिटलिज्म दो वर्ड से मिलकर बना है, अनार्की और कैपिटलिज्म। ठीक है, जब ये चीज हो जाती है, कैपिटलिज्म भी एक लेवल ऊपर चला जाता है, कोई मिनिस्ट्री नहीं रहती वहां पर, उस केस में हम क्या बोलते हैं, उस केस में उस चीज को बोलते हैं हम अनार्को कैपिटलिज्म। तो ये पॉइंटर्स आपको पता होने चाहिए कि ये मरे रॉथबार्ड, इन्होंने यहाँ पे ये टर्म कॉइन किया था, जहां पर इन्होंने बात करी कि लॉ एंड ऑर्डर भी प्राइवेट कंपनीज ही रन कर रही हैं, एंड स्टेट को पूरी तरह से आप अबॉलिश ही कर रहे हो, कोई मिनिस्ट्री नहीं, कोई कुछ नहीं, इस चीज को बोलते हैं। तो इसको इट इज एन एंटी स्टेटिस्ट लिबर्टेरियन पॉलिटिकल फिलॉसफी एंड इकोनॉमिक थ्योरी, जहाँ की स्टेटलेस सोसाइटी को अचीव करने की कोशिश करती है एंड सेंट्रलाइज स्टेट्स को खत्म करने की यहाँ पे बात होती है। दैट इज अनार्को कैपिटलिज्म। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज इंफीरियर गुड्स एंड गिफिन गुड्स। ये समझने की कोशिश करते हैं। देखो मैं आपको एक मीनिंग समझाता हूं। एक तो होती है आपकी नॉर्मल गुड्स, राइट। अब नॉर्मल गुड्स पता क्या चीज होती हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो आज आपकी सैलरी थी 10,000, साल बाद आपकी सैलरी हो जाती है 20,000। तो मान लो आप पहले, लेट से आप पहले एक एप्पल खाते थे, आपकी सैलरी कम थी, अब आपकी सैलरी बढ़ चुकी है, तो शायद आप 2 एप्पल्स खाने लग जाओ रोज। ये चीज को बोलते हैं हम नॉर्मल गुड्स। कोई ऐसी नॉर्मल चीज जो होती है ना, जहां पर आपकी सैलरी बढ़ जाती है, जब आपकी इनकम बढ़ जाती है, तब आप क्या करते हो, आप उसकी ज्यादा डिमांड करते हो, ये होती है नॉर्मल। इसी का उल्टा एक चीज होती है इंफीरियर गुड्स। अब इंफीरियर गुड क्या हो गया, मान लो पहले आपकी सैलरी थी 10,000, अब आपकी सैलरी होगी 20,000। अगर किसी चीज की डिमांड कम हो जाएगी ना, उसको बोलेंगे इंफीरियर गुड्स। मैं आपको समझाता हूं। मान लो पहले आप दिल्ली से चंडीगढ़ जाते थे, आप जाते थे बस से, जब आपकी सैलरी थी 10,000। अब जब आपकी सैलरी 20,000 हो जाएगी, आप बोलोगे यार मैं नहीं जा रहा बस में, मैं तो अपनी खुद की कैब में जाऊंगा, या फिर मैं फ्लाई करके जाऊंगा, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो आप नोटिस करो, ये दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए बस में जाना क्या हो गया, वो हो गया एक इंफीरियर गुड। क्योंकि जैसे आपकी सैलरी बढ़ी, जैसे आपकी इनकम बढ़ी, तो कहीं ना कहीं जिस चीज की डिमांड ड्रॉप हो गई, उसी को बोलते हैं हम इंफीरियर गुड्स। डू यू गेट दिस पॉइंट? ठीक है। तो नॉर्मली क्या चीज होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो ये आपकी कुछ गुड्स थी, इनके सस्ते रेट के ऊपर ये मिल जाते हैं आपको, ये वाला दूध। जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी ना, ये सस्ता वाला दूध आप पीना बंद कर दोगे, ये थोड़ा महंगा वाला दूध आप खरीदने लग जाओगे। तो सस्ते दूध की डिमांड इससे कहीं ना कहीं कम हो जाती है, जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है। इसको बोलते हैं इंफीरियर गुड। एक और चीज होती है गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स पता क्या होती है, गिफिन गुड भी एक लो इनकम गुड ही होती है, पर यहां पर आपका ना डिमांड वाला प्रिंसिपल वैलिड नहीं होता। मैं आपको समझाता हूं। नॉर्मली पता क्या होता है, नॉर्मली ये होता है कि किसी चीज का जैसे प्राइस बढ़ा, कोई चीज अगर महंगी होती है तो उसकी डिमांड कम होती है, ये तो होता है आम जिंदगी के अंदर। पर गिफिन गुड्स के अंदर ऐसा नहीं होता। मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो आपका 100 रुपए है, अब इस 100 रुपए में से ना आपको 2 चीजें खानी है। एक मान लो आपका ब्रेड है और साथ में आपका मीट है। अगर मान लो ब्रेड आपकी आपकी 10 रुपए की आती है, तो अकॉर्डिंगली आपको ना, पैसे तो आपके 100 रुपए ही हैं, तो आप अकॉर्डिंगली देखोगे यार कि मीट कितना आ पाएगा, ताकि 5 किलो मैं ब्रेड भी खा लूं और एक मीट का भी पीस आ जाए, राइट। ठीक है। अब मान के चलना, मान लो ब्रेड का दाम हो गया 10 की जगह अब हो गया 15 रुपए। अब आपको यार खाना तो था, ये ब्रेड तो ज्यादा खानी ही खानी है, और ऐसा तो है नहीं कि ब्रेड को खाना बंद कर दोगे। तो आप पता क्या कोशिश करोगे, आप मीट को खत्म कर दोगे, आप ब्रेड को, महंगी होगी है ब्रेड, पर मीट तो और भी महंगा है ना, तो आप ब्रेड की कंजम्पशन वहां पे इंक्रीज आपको करनी पड़ेगी ताकि ये चीज हो पाए। तो ऐसी चीज को बोलते हैं हम क्या, गिफिन गुड्स के नाम से ऐसी चीज को बोला जाता है। तो हुआ क्या यहाँ पे गिफिन गुड के अंदर क्या हुआ, एक लो इनकम नॉन लग्जरी असेंशियल प्रोडक्ट हुआ, जहां पर आपका जो आपका नॉर्मल इकोनॉमिक या कंज्यूमर डिमांड थ्योरी थी उसके अगेंस्ट जाता है। तो एक्चुअल में होता क्या है, जैसे जैसे किसी चीज का दाम बढ़ेगा, अकॉर्डिंगली इसकी डिमांड बढ़ेगी। जैसे मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे, कि अगर मान लो ये ब्रेड का दाम बढ़ेगा 10 से, अगर ये 15 रुपए हो गया, तो उस केस में उसकी यहाँ पे डिमांड बढ़ती हुई देखने को मिलती है। इसको बोलते हैं गिफिन गुड्स। कई बार आपका एक और सवाल आता है जिसको हम बोलते हैं क्या, वेबलन गुड्स। वेबलन गुड्स में क्या होता है कि यहाँ पर मान लीजिए कोई यहाँ पे एक आपका एक लग्जरी प्रोडक्ट है, उस केस में क्या होता है, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हुआ तो डिमांड इंक्रीज हुई,
तो एक्चुअल में क्या होता है, लोगों को लगता है यार अच्छा इसकी यहाँ पे लाइफस्टाइल बहुत बढ़िया दिखता है इस चीज़ को खरीदने के साथ, तो अगर उसकी डिमांड भी, अगर उसके महंगा भी होता रहेगा ना, तो लोग उसको तब भी खरीदेंगे। कई बार होता है ना कि लोगों को दिखावे के लिए कोई चीज़ करनी होती है, उस चीज़ को हम यहाँ पे वेबलन गुड्स के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। फिर डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज HUID नंबर, दैट इज हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। देखिए सरकार ने ऐसा बोला है कि 1 अप्रैल से जो भी गोल्ड ज्वेलरी की सेल होगा वो बिना HUID नंबर के नहीं हो सकता। तो ये क्या होता है, देखो ये दरअसल में 6 डिजिट का अल्फान्यूमेरिक कोड है जो कि हर ज्वेलरी को यहाँ पे दिया जाता है, ताकि ना एक्चुअल में हम यहाँ पे सर्टिफाई कर पाए कि जो भी आपका कोड है उसके माध्यम से उसकी हॉल मार्किंग से ज्वेलरी की प्योरिटी के बारे में पता लग जाता है कि एक्चुअल में ऐसा तो नहीं है कि वो नकली कुछ है, क्या वो सोना है या एग्जैक्टली नहीं है। तो इस तरह से 1 अप्रैल से गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर जो भी सेलिंग होगी ना, तो उसके रिगार्डिंग ये हमारे पास ये नंबर देखने को मिल जाएगा। और आप जानते ही होंगे इंडिया लगभग अगर हम बात करें तो 800 से 900 टन गोल्ड हर साल यहाँ पे इंपोर्ट करता है, एंड इस तरह से हम लार्जेस्ट इंपोर्टर भी हैं गोल्ड के ग्लोबली। 14% ग्लोबल इंपोर्ट्स का हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इंडिया जो गोल्ड इंपोर्ट करता है वो कहाँ कहाँ से करता है, स्विट्जरलैंड, UAE, साउथ अफ्रीका, गिनी, पेरू, इन सभी जगह से यहाँ पे ये इंपोर्ट करता हुआ हमें देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज सिटी फाइनेंस रैंकिंग्स। देखो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है ना, उसके द्वारा यहाँ पर ये सिटी फाइनेंस रैंकिंग पोर्टल लाइव कर दिया गया है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो जब हम बात करते हैं हमारी जो लोकल बॉडीज होती हैं, तो आप जानते होंगे कि वहाँ पर एक मेजर इशू आता है, वो होता है फाइनेंशियल हेल्थ का, कि कैसे कैसे वो अपने फाइनेंसिस को मैनेज कर रहे हैं, क्या ढंग से मैनेज कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, राइट, उनसे इंप्रूवमेंट किस तरह से हो रही है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के अंदर, ये सारी तरह की चीज़ें। तो जो हमारी अर्बन लोकल बॉडीज होती है ना, उनको इस हिसाब से रैंक किया जाता है कि क्या ढंग से वो पैसे को रेस कर रहे हैं, रिसोर्स मोबिलाइजेशन हो रहा है अच्छे से नहीं हो रहा, गवर्नेंस कैसी है, एक्सपेंडिचर परफॉर्मेंस कैसा है, ये सारी बातें। और एक्चुअल में ना इन्होंने जो रैंकिंग करी है आपकी जो म्यूनिसिपल बॉडीज की, उनको इवेल्युएट करने के साथ यहाँ पे एक रैंक भी दिया जाता है कि ऊपर कौन है नीचे कौन है, उस तरह की चीज़ें। और एक्चुअली आप नोटिस करोगे कि हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर जो भी लोग रहते हैं उनकी अलग अलग हो सकती है। तो इस तरह से 4 कैटेगरीज यहाँ पे बनाई गई हैं। एक वो कैटेगरी जहाँ पे पॉपुलेशन 40 लाख से ज़्यादा है, फिर दूसरी कैटेगरी 10 लाख से 40 लाख के बीच में, तीसरी कैटेगरी 1 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में, एंड चौथी कैटेगरी 1 लाख से कम वाली। तो ध्यान रखिएगा सिटी फाइनेंस रैंकिंग्स कौन में आपका करता है, ये पोर्टल वगैरह मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। एक दो छोटे छोटे टॉपिक्स और हैं, जैसे आपका ग्रेट रेजिग्नेशन फिनोमिनन। देखो दरअसल में क्या हुआ, 2021 की अगर हम बात करें ना, तो 2021 के स्प्रिंग के टाइम के ऊपर बहुत सारे वर्कर्स ने अपनी जॉब को क्विट किया। इस जॉब को क्विट करने के कारण बहुत सारे थे। कुछ लोगों को लगा कि नहीं यार, जो करंट जॉब है वहां पर बहुत कुछ वो सीख नहीं रहे, या फिर करंट जॉब उनके स्किल्स का ध्यान नहीं रख पा रही, या फिर कहीं ना कहीं वो जॉब के अंदर इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं कि वो अपना और अपनी फैमिली का ध्यान नहीं रख पा रहे। स्पेशली कोविड-19 पेंडेमिक ने जब लोगों ने देखा कि एक्चुअल में उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ थी, तो यहाँ पर एक बहुत मैसिव रेजिग्नेशन हमें देखने को मिले 2021 के स्प्रिंग के समय के ऊपर। ठीक है ना, बहुत सारे वर्कर्स अक्रॉस द ग्लोब ने अपनी जॉब से रिजाइन किया। इसी को बोला जाता है द ग्रेट रेजिग्नेशन फिनोमेना। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज स्टील कंजम्पशन इन इंडिया। देखो स्टील कंजम्पशन की बात करें तो एक्चुअल में भारत दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ स्टील बन चुका है। अगर हम बात करते हैं प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन के अंदर भी अगर हम बात करें ना, तो आप नोटिस करोगे कि एक तो चाइना टॉप के ऊपर आ जाता है, एंड सिमिलरली जब हम कंजम्पशन की बात करें तो सबसे ज्यादा कंजम्पशन भी दरअसल में चाइना ही करता है। चाइना के बाद जो दूसरे नंबर के ऊपर लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ स्टील देखने को मिलता है वो भारत है। ठीक है ना, तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं कि इंडिया अगर आप बात करें पर कैपिटा कंजम्पशन हमारे हालांकि कम है, दुनिया से तो काफी कम है पर कैपिटा यानी कि पर पर्सन कंजम्पशन, पर ओवरऑल कंजम्पशन की अगर हम बात करें तो हम सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर देखने को मिल जाएंगे स्टील के। एक छोटा सा टॉपिक आखिरी और है, दैट इज मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन। यहां पर इसका अर्थ पता क्या होता है, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कुछ भी ट्रेडिंग, सेटलमेंट, रिकॉर्ड कीपिंग या स्टॉक एक्सचेंजेस, इन सभी चीजों के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, वो आता है MII यानी कि मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन के अंदर। या आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज हो गया, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड जो आपका CDSL होता है, या फिर आपका NSDL होता है, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, आपका MCX हो गया, ये सारे भी आपके यहाँ पे MII के अंतर्गत मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन के अंदर देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन, जहां पर हमने बहुत सारे मिसलेनियस टॉपिक्स को डिस्कस किया, हमने समझा अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को, चाहे वो आपके सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट हो गया, डब्बा ट्रेडिंग हो गया,
टेम्पोन टैक्स हो गया, फ्रंट रनिंग, इस तरह के कुछ कंसेप्चुअल टॉपिक्स थे, वो भी हमें आज के सेशन में हमने डिस्कस कर लिए। आई होप आप सभी को आज का सेशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।